आज सलमान अली आगा और फ़हीम अशरफ बोले और खूब बोले, मज़ेदार बोले और सब कुछ कह गए। कराची किंग्स आज मैच हारा तो सलमान अली आगा आए सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और आते के साथ उनको यह अंदाज़ा था कि हमले होने, साफ सी बात है। उसकी वजह यह है कि 6 मैचेस में 84 रन सलमान अली आगा के बल्ले से। पाकिस्तान के कप्तान हैं, लेकिन कराची किंग्स ने शायद उन पर बिलीव नहीं किया कि उन्हें कप्तान बनाया जाए, तो कप्तान नहीं थे वो कराची किंग्स के आज डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी में भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि कराची किंग्स सलमान अली आगा के होते हुए डेविड वार्नर को कप्तान क्यों बना रही है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल था। बट उनकी गैर मौजूदगी में भी मोइन अली को कप्तानी दी गई, सलमान अली आगा को कप्तानी नहीं दी गई। अब सलमान अली आगा की इस परफॉर्मेंस के बाद और T20 वर्ल्ड कप के सारे मामले के बाद सलमान अली आगा को पता था कि कराची मीडिया सवाल करेगा और वो उसके लिए तैयार होकर आए थे। सवाल मैंने उनसे किया कि सलमान भाई T20 में आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, क्या कहते हैं, किसी पॉइंट पर सोचेंगे कि यार अगले साल वर्ल्ड कप है और 50 ओवर्स में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है, T20 मैचेस तो है नहीं दिसंबर तक, लेकिन स्टिल T20 क्रिकेट छोड़ दी जाए और वर्ल्ड कप पर फोकस किया जाए, 50 ओवर्स जहां पर आप परफॉर्म कर रहे हैं उस फॉर्मेट पर फोकस किया जाए। उन्होंने क्लियर एंड कट कहा। और अगर मुझे लगा कि 27 के वर्ल्ड कप के लिए मुझे तैयारी के लिए T20 से ब्रेक लेनी चाहिए या मुझे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि 27 वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑलवेज़ किसी भी प्लेयर के लिए काफ़ी स्पेशल रहता है और मेरे लिए भी स्पेशल रहेगा। और मैं अगर कुछ भी करना पड़े उसके लिए तो उधर अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए तो मैं करूँगा। अगर ऐसा करना पड़ा, ज़रूरत महसूस हुई, करूँगा। क्लियर एंड कट उन्होंने ये कह दिया। अब ज़रूरत कब महसूस होगी, कैसे होगी, ये सलमान अली आगा को पता है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि अगर ज़रूरत महसूस हुई छोड़ दूंगा, कुछ भी करूंगा। ये क्लियर मैसेज उन्होंने दिया। अब सलमान अली आगा की प्लेइंग 11 में जगह बन नहीं रही। आज चौथे नंबर पर आए, तीसरे नंबर पर वो पहले खेले, कराची किंग्स के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए खेले, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, उनको बैक किया गया। अच्छा, सलमान अली आगा का मसला ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते। आपको याद होगा वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप से पहले डम्बोला में बड़ी शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली। छोटा मैच था, 45 रन की इनिंग्स इंटेंट वाली खेली। हमें तो लगा कि यार श्रीलंका में सलमान अली आगा ने ज़बरदस्त आगाज़ कर दिया है, T20 वर्ल्ड कप में सलमान अली आगा को तीसरे नंबर पर खिलाना बेस्ट चॉइस। मैंने खुद वीडियोज़ बनाई, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो फिर वही वाली बात जहन में आती है कि यार PSL आता है, इश्तिहारी सुपरस्टार्स आ जाते हैं, हफीज़ वाली बात है, लेकिन PSL में भी सलमान अली आगा से परफॉर्म नहीं होकर दे रहा। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है सलमान अली आगा के लिए। उनके जहन में भी ये बातें चल रही हैं, ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो फिर ऐसा ही होगा, यही चीज़ होगी। अब दिसंबर तक पाकिस्तान ने T20 मैचेस नहीं खेलने, लेकिन स्टिल अगर आप अपने एक दो फॉर्मेट की परफॉर्मेंस जहां पर आप अच्छी कर रहे हैं और फिर एक फॉर्मेट जो शायद आपको सूट नहीं कर रहा, अब तो ऐसा लगता है उसकी वजह से आप उन फॉर्मेट्स में भी गालियां खा रहे होते हैं। रॉन्ग फॉर्मेट में गालियां खा रहे हैं, सही फॉर्मेट में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, मिक्स एंड मैच है, समझ खुद भी नहीं आ रहा करना क्या। फ़हीम अशरफ आए, फ़हीम अशरफ से सवाल हुआ कि PSL में आपकी टीम ऑन टॉप है, सोशल मीडिया गेम भी है और शादाब भी परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी परफॉर्म कर रहे हैं। हफीज़ कहते हैं कि भाई आप तो ये सारे इश्तिहारी सुपरस्टार्स बन जाते हैं, इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं आता। उन्होंने बोला भाई आप रहे थे PSL, वो भी ऐसे ही था, अब छोड़ गए हैं तो क्या कह सकते हैं। ये किसी को पर्सनल नहीं है, लेकिन ये इससे ये है कि हमारी जो आने वाली क्रिकेट है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यही देखें कि इसी चीज़ों से जो शायकीन है या जो बच्चे हैं उनमें शौक कम होगा। बस की नफरतें ख़त्म करके सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आने वाले बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा अगर हम ऐसी बातें करेंगे। आने वाले बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे अगर हम ऐसी बातें करेंगे, ये फ़हीम अशरफ ने कहा और खुलकर कहा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कहा कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सवालात नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से पाकिस्तान के जो आने वाली जनरेशन है वो क्रिकेट में इंटरेस्ट खो देगी, ये कहना था फ़हीम अशरफ का। अब कराची किंग्स की अगर बात की जाए तो डेविड वार्नर के जाने से ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट खेलना ही भूल गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। डेविड वार्नर थे तो वो किस तरीके से चलते हुए आ रहे थे, उनके आने के बाद एक मैच वो हारे ज़रूर, लेकिन डेविड वार्नर की कमी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, ख़ास तौर पे कप्तानी के अंदर। जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस और जो एनर्जी शायद डेविड वार्नर लाते थे वो मोइन अली में बात नहीं बन रही। आज उन्होंने खेलना था बट उनकी बैक में कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से वो 19 वाला मैच अब लाजमी खेलेंगे, क्योंकि कराची किंग्स के लिए मुश्किलात अब बढ़ने लगी। क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन आप देखें जिस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं, हैदराबाद किंग्समैन वाले 3 लगातार मैचेस वो जीत गए हैं।
और चीज़ें उनके लिए अब बेहतर होने लग गई हैं, और वो जिस तरीके से रिदम उन्होंने पकड़ लिया और उनके मैचेस भी कराची में है जहाँ पर उनको एक मोमेंटम मिल गया है, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसानी। तो कराची किंग्स को अब सोचना पड़ेगा, खास तौर पे उनकी बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। आज रीज़ा हेंड्रिक्स ने जिस तरीके की इनिंग्स खेली, वो शायद इस्लामाबाद की इनिंग्स आपने देखी हो तो आपको लगेगा वो क्रिमिनल इनिंग्स थी, वो वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं थी। हालांकि रीज़ा हेंड्रिक्स ऐसे 20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज उन्हें पता नहीं क्या हो गया था, वो खुद सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे अपनी इनिंग से। वो जो 50 उन्होंने किए उससे वो पर्सनली खुद सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे। क्लियरली विजिबल था उनके चेहरे पे, जब उन्होंने लास्ट सिंगल लेके 50 मुकम्मल की, ऐसा लग रहा था वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने खेली। फिर आपका जो टॉप ऑर्डर था, जेसन रॉय आए थे, उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया, सलमान अली आगा आज नहीं चले, पहले 20s जाते हैं लेकिन उस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचने और समझने की कराची किंग्स की थिंक टैंक को ज़रूरत है। और दूसरी बात, मीर रमज़ा आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने एहसानुल्लाह को एक मैच की परफॉर्मेंस पे बाहर कर दिया, 2 ओवर्स ही करवाए थे उसमें, आपको उस पर थोड़ा सा बिलीव करना चाहिए था। अच्छा है, तेज़ बॉलर है, तेज़ बॉलर की ज़रूरत है। हमने देखा था कि नाहिद राना ने कितना डिस्टर्ब किया था, 145 की स्पीड से वो बॉल कर रहा था कंसिस्टेंटली, उसने डिस्टर्ब किया था, उसको खेलना मुश्किल था। एहसानुल्लाह पे थोड़ा सा बिलीव करते, उसको खिलाते तो शायद कहीं ना कहीं वो आपको डिलीवर करके देता। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL में जैसी भी पिच हो, वो अपनी ए गेम खेलते हैं। ऐसा लगता है कि उनके जहन में पिच नहीं है, वो आते हैं जिस पिच पर कराची किंग्स वालों ने खेला उसी पिच पर वो लोग चेस करके बासानी चले गए। समीर मिनास ने ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया, डेविन कॉनवे ने कंट्रीब्यूशन किया, वो किसी भी तौर पे ऐसा नहीं लगा कि उनके लिए कोई भी मुश्किल है ये पिच। हालांकि दोपहर कल वाला जो मैच था उसमें भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लो स्कोरिंग था, बाबर आजम एंड कंपनी ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको चेस किया था। तो कहीं भी लगा नहीं कि ये वो मुश्किल पिच है जहां पर फंस कर आ रहा है, जहां पर रुक रहा है गेंद, जहां पर रन्स करना मुश्किल है, जैसा पहली इनिंग्स में लग रहा था वैसा बिल्कुल भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई इस तरीके की चीज़ कहीं ना कहीं हिकअप क्रिएट कर रही है। तो ये वाली जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड तो ऑन सॉन्ग है, वो जिस तरीके से खेलते हुए आ रहे हैं उनके लिए शायद कोई इतना मसला अब तक नज़र नहीं आ रहा है। अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए, दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड आ गए हैं, पेशावर ज़ल्मी जो है वो टॉप पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैचेस हारे हैं 9 पॉइंट्स के साथ, उनके बाद मुल्तान सुल्तान है, और अब हैदराबाद चौथे नंबर पर आ गए हैं। 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं, कराची ने भी 3 जीते हैं, लेकिन दोनों का फ़र्क है कि दोनों के में एक मैच खेलने का फ़र्क है, मतलब एक कम खेला है कराची किंग्स ने। तो ये सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई हुई है पॉइंट्स टेबल पर। कल जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मैच है। दोनों ही टीम्स नीचे से सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट पर हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स छठे पर है, लाहौर कलंदर्स 7वें पर है। दोनों ने जो मैचेस जीते हैं वो 2-2 जीते हैं, तो दोनों को जीत की अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अपने बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है। आपका टॉप ऑर्डर में शामिल हुसैन परफॉर्म कर रहा है, आप कैसे उसको नीचे ला सकते हैं, कैसे आप ये वाला, मतलब इसका जिगरा कहाँ से आता है ये वाली चीज़ करने का, कि आपका एक सेट बैटर है वो परफॉर्म कर रहा है, आप उसको नीचे ले आते, ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स, शायद एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर क्रिएट हुआ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, कहीं ना कहीं वो चीज़, और कराची में फिर उनका रिकॉर्ड भी इतना कोई ख़ास नहीं है लाहौर कलंदर्स का ख़ास तौर पे, तो कहीं ना कहीं वो भी हर्ट कर रहा है। लेकिन कल दोनों टीम्स के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जीतेंगे तो मोमेंटम क्रिएट होगा और आगे जाएंगे। 2 मैचेस जो है ना वो दोनों ने जीते हैं। 6 मैचेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने खेले हैं, 5 मैचेस लाहौर कलंदर्स ने खेले हैं। शायद एक मैच का उनको एज ज़रूर हासिल है, लेकिन उनको अपने सीनियर प्लेयर्स पर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होंगी कि वो थोड़ा सा लेकर चलें। फिर परवेज़ इमान जो हैं वो इंजर्ड होकर निकल गए, वो एक अच्छे रिदम में नज़र आ रहे थे। तो कल वाले मैच की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, मुझसे पूछा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो कल का मैच जीतेंगी। उसकी वजह मुझे जो लगती है वो ये है कि उनका टॉप ऑर्डर जो है ना, ठीक है उसने रन्स नहीं किए, लेकिन बट स्टिल फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, फिर हसीबुल्ला उनके पास हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि और फिर नईम, मोहम्मद नईम, दूसरी जानिब कंपेयर करें ना क्वेटा ग्लैडिएटर से, तो वो सऊद शकील को खामा खां के एडजस्टमेंट के तौर पे लेकर चल रहे हैं। कप्तान है वो, ऊपर आप उसको एडजस्ट करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई एज सच इतना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो आई वुड गो विद लाहौर कलंदर्स फॉर दिस रीज़न। ऑब्वियसली अगर आपका टॉप ऑर्डर शुरू से रन्स करता है, आप ऑलरेडी प्रेशर में डाल देते हैं। आज देख लें इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर ने स्टार्ट किया, कहीं भी नज़र नहीं आई कराची किंग्स।
This is the reason which is why I think Lahore Qalandars will win tomorrow's match.